आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है बिहार के रहने वाले असलम खान जी की, जिनकी कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से आपके सामने पेश करने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम असलम खान है और मैं आज आप लोगों के साथ अपने जीवन की एक सच्ची कहानी बयां करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा। दोस्तों मेरे घर की आर्थिक हालात कुछ ठीक ना होने के कारण मैं परेशान रहता था और घर वालों के रोज के तानों के कारण आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि क्यों ना बाहर कहीं कमाने जाया जाए और कमाई के साथ साथ जिंदगी की रौनक का भी मजा लिया जाए। वैसे भी गांव में खास कुछ करने को था नहीं, ऊपर से घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था, जिस कारण अब मैंने फैसला कर लिया था कि नौकरी के लिए अब शहर की ओर निकलना ही पड़ेगा। मेरे काफ़ी दोस्त दिल्ली में काम किया करते थे और अक्सर फ़ोन पर मुझे शहर की चकाचौंध भरी ज़िंदगी के बारे में अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल भी शहर की ओर भागने लगा था। मेरा दोस्त राजू, जो कि दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, मैंने उसे फ़ोन किया और नौकरी दिलवाने की रिक्वेस्ट करने लगा। तो राजू बोला, अबे तू टेंशन मत ले, फटाफट अपना सामान पैक करके यहाँ पर आ जा। यहाँ पर थोड़े काम के भी तुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। एक साल काम करेगा तो अच्छे खासे तेरे पैसे बन जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि बहुत जल्द मैं भी आने वाला हूँ, तू बस नौकरी का जुगाड़ करके रखियो। मैंने घर वालों से बात की और अपना सामान लेके और थोड़ा बहुत खर्चा पानी का जुगाड़ करके दिल्ली की ओर निकल पड़ा। वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थी। मेरी ड्यूटी सुबह से 8 बजे से लेकर रात के लगभग 10:30 बजे तक की ड्यूटी थी। जल्दी मुझे अपने काम में मज़ा आने लगा था और अच्छी सैलरी होने के कारण अब मैं खुद को आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत महसूस कर रहा था। मेरा कमरा वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो अपनी ड्यूटी को ख़त्म करके मैं पैदल अपने कमरे पर आया करता था। राजू अक्सर मुझे कहता था कि जिस रास्ते से तुम आते हो वो रास्ता कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कभी भी तुम्हें उस रास्ते पर कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। पहले तो मुझे उसकी ये बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने पूछा, क्यों भाई, उधर क्या कोई चोर डाकू रहते हैं क्या? मेरी ये बात सुनकर वो बोला, चोर डाकू होते तो उतनी बड़ी समस्या नहीं होती। असल में उस रास्ते पर कई लोग लापता हो चुके हैं और जो भी वहाँ पर गायब हुआ है आज तक उसकी लाश तक किसी को नहीं मिली है। कहते हैं उस रास्ते पर एक पिशाच रहता है। पहले वो पीछे से आवाज़ देता है और अगर वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसे उठाकर जंगल में ले जाता है। पिछले महीने एक पुलिस वाले के साथ भी ये हादसा हो चुका है। बाद में उसकी वर्दी ही जंगल में मिली। उसकी लाश का किसी को कोई अता पता नहीं था। इसलिए तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। एक बार तो उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर मैंने कहा, हो सकता है ये किसी लुटेरे गैंग का काम हो, और वैसे भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में ये सब होना तो आम बात है। उसने कहा, पता नहीं, पर लोग गायब हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब उसकी इन बातों ने मेरे दिल में शक तो पैदा कर ही दिया था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब मेरे साथ जो होने वाला था उस पर न तो मेरे दिमाग को भरोसा होने वाला था और न ही मेरी आंखों को यकीन। एक दिन की बात है,
पूरे दिन अपनी ड्यूटी करके रात के लगभग 11 बजे के करीब मैं अपने कमरे की ओर निकल पड़ा। उस रात को मौसम भी खराब था। बूंदाबांदी के साथ साथ आसमान में जोरदार बिजलियां चमक रही थी। मैं भी तेजी से अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी मैंने थोड़ी दूरी पर देखा कि मेरे सामने कुछ दूरी पर कोई खड़ा है। दोस्तों, उसने अपने शरीर पर एक कंबल ओढ़ रखा था। उसे देखकर मुझे लगा कि शायद कोई भिखारी होगा, जो कि दिल्ली की सड़कों पर आम बात थी, लेकिन वो बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। पहले तो मैं थोड़ा डर गया, लेकिन फिर मैंने बिना कुछ कहे उसके सामने से गुजर गया। लेकिन अचानक मुझे राजू की वो बात याद आ गई कि इस रास्ते पर कुछ ठीक नहीं है। उसकी इस बात को याद करके मैं तेजी से चलने लगा और मुझे याद आया कि मुझे पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अचानक वही आदमी मेरे सामने फिर आ गया। अब मुझे लगने लगा कि पक्का कुछ गड़बड़ है। उसने एक डरावनी आवाज़ में कहा, आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है और जब तक मैं 50 बलि नहीं दे देता, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम मेरे 40वें शिकार हो। बताओ, कैसी मौत मरना पसंद करोगे? इतना कहकर उसने अपना कंबल अपने शरीर से हटा दिया। दोस्तों, उसके शरीर के चितरे चितरे हो रखे थे और उसके चेहरे का तो नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पूरा ट्रक ही उसके ऊपर चढ़ा दिया था, जिस कारण उसका यह हाल हो चुका था। उसके हाथ में एक तलवार थी, जिसकी धार उस अंधेरी रात की बिजली की चमचमाहट में साफ चमक रही थी। वो दांत किटकिटाते हुए मेरी ओर दौड़ने ही वाला था। उसे अपनी ओर आता देखकर मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या, मेरे पैर तो जम गए थे। भागना तो दूर की बात है, अब मेरे लिए चलना भी मुश्किल था। तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट मुझे दिखाई दी। वो पिशाच भी उस गाड़ी की ओर मुड़ गया। दोस्तों, जैसे ही वो गाड़ी मेरे पास आई तो वो पिशाच पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। वो ट्रक आर्मी वालों का था और शायद इसी कारण वो पिशाच भाग खड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने सुना था कि ये बुरी शक्तियाँ आर्मी वालों से बहुत ज़्यादा डरती हैं। मैंने आर्मी वालों को पूरी घटना बताई तो उन्होंने बताया कि तुम काफ़ी किस्मत वाले हो जो अभी जिंदा खड़े हो, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलती। दोस्तों, आज भी इस घटना को याद करके मेरे पसीने निकलने लगते हैं और उस दिन भगवान ने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं आज भी भगवान को शुक्रिया अदा करना नहीं भूलता हूँ और आज भी मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।